में पहुंच चुके हैं, जिसमें अब बहाली की प्रक्रिया 1 तारीख से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा एवं किसी प्रकार से जानकारी के अभाव में यदि कोई गलती करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। मैं अनुरोध करूँगा होमगार्ड कमांडेंट से कि जो ये परीक्षा होने वाली है इसके विभिन्न पहलुओं पर वो प्रकाश डालें। ये हम लोगों ने इसको प्रखंडवार प्रयास किया है अरेंज करने का कि एक दिन में एक प्रखंड और अनुमानित रूप से 1500 तक अभ्यर्थियों का हम लोग चयन के लिए एक दिन में प्लान बनाए हुए हैं। इसमें बीच में हम लोगों ने 1-2 दिन रिजर्व रखा है, जिसमें यदि किसी आपातकालीन स्थिति में किसी एक तिथि को ये चयन की प्रक्रिया नहीं हो पाती तो उसको स्थगित किया जा सके एवं उस तारीख को उसको रखा जा सके। इसमें टाइम का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। मैं आज एक केंद्र के बारे में भी सूचना मिली थी कि वहाँ पर जो सिपाही भर्ती का जो परीक्षा चल रहा था मद्य निषेध वाला, उसमें कुछ अभ्यर्थी लेट पहुँचे और उसके बाद फिर हंगामा हुआ। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट रहनी चाहिए कि टाइमलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर छात्र को, जो भी इसका अभ्यर्थी है, उनको हर हाल में 9 बजे तक एंट्री अंदर पा लेनी है। एक बार आप परिसर के अंदर आ गए, उसके बाद जो भी टेस्टिंग वगैरह चेकिंग वगैरह होती है डॉक्यूमेंट्स की वो चलेगी, लेकिन 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो पीरियड है हम लोग 4 घंटे का सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं। पहले हम लोगों ने 8 बजे तक इसको रखा था, लेकिन इसको हम लोगों ने 1 घंटा और विस्तारित कर दिया है क्योंकि इसमें बहुत राउंड्स चलने होते हैं और लगभग सभी छात्रों को सारे चीज़ों में भाग लेना होता है, तो समय लगता है। इसमें देर रात ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वी स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू करके उसको जल्दी समाप्त करें प्रतिदिन। ये प्रक्रिया जो है 1 तारीख से प्रारंभ होकर 12 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगी। और मैं अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द इन शॉर्ट होमगार्ड कमांडेंट जो है सभी आवश्यक अर्हताओं के बारे में एवं किस प्रकार से प्रवेश होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। 15 काउंटर खोले गए हैं। जत्थावार 1 से 100 तक का जत्थावार है, 100 आदमी का जत्था है, वो 15 काउंटर में आएंगे और लगभग 2 घंटे के भीतर सभी का निबंधन कार्य पूरा हो जाएगा। सभी काउंटर पे जितने चेकलिस्ट है कि क्या किसको क्या करना है वो बिल्कुल फ्लैश के माध्यम से सूचित किया गया है, ताकि जो वहाँ के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ही पता रहे और जो अभ्यर्थी हैं उनको ही इस बात की जानकारी रहे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी भी इवेंट में ये लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कपिलीय सह शिकायत निवारण कोषांग समिति है, जिसमें वो अपना लिखित आवेदन देके अपना न्याय की मांग कर सकते हैं और अपीलीय समिति पर विचार करेगी। एक बार आप निकल गए उस क्षेत्र से, उसके बाद किसी प्रकार का अपील स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसमें जो भी है साक्ष्य सहित ऑन स्पॉट आपको आवेदन देना होगा कि आपको क्या आपत्ति और क्यों अवसर है, और पूरी प्रक्रिया की फिर वीडियो रिकॉर्डिंग। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहला जो इवेंट है दौड़ का है। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करनी है। चूँकि JNTT का मैदान 320 मीटर का है, तो हर एक पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ पूरा करने के लिए 5 चक्कर लगाना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थियों को 5 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें 800 मीटर की दौड़ लगानी है। तो इस हिसाब से JNTT का 2.5 चक्कर उनको लगाना है। दौड़ के बाद शारीरिक जांच और माप की कार्रवाई होगी, जिसमें ऊंचाई महत्वपूर्ण है। उस पुरुष अभ्यर्थी को 5 फीट 4 इंच होना आवश्यक न्यूनतम है और महिला को 5 फीट। सीना की माप जो है 31 इंच से 33 इंच है और महिलाओं का सीना माप नहीं किया जाएगा। इसी तरह उसके बाद ऊंची कूद का इवेंट है, जिसमें महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम 3 फीट की ऊंचाई पूरी करनी है और पुरुष अभ्यर्थी को 4 फीट की न्यूनतम। इसके बाद वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनका प्राप्तांक बढ़ेगा, उसी आधार पे उनका मेरिट लिस्ट बढ़ेगा। हम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। पारदर्शिता, पूरी निष्पक्षता के साथ पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो मेरे से भी कम बोले थे।
देखिए जो अभ्यर्थी जिस समय अरे आगे सर जिस समय उन्होंने अप्लाई किया था, जिस समय उन्होंने अभ्यर्था इसके अपना दावा प्रस्तुत किया था, उस समय ही उनकी एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए कि उस समय उनका एज वो था कि नहीं जो रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसी के आधार पे होगा। हो सकता है कि अब 10 साल बूढ़े हो चुके होंगे वो, लेकिन अगर उस समय वो योग्य थे तो अभी भी भाग ले सकेंगे। हालांकि उसके जो अभ्यर्था के संबंध में जो मानक मापदंड तय किए गए उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जैसा होमगार्ड कमांडेंट साहब ने बताया, मानक अलग अलग हैं हर एक चीज़ में, हर एक इवेंट में, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो शॉर्टपुट हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, एवं जो हाइट वेट का मेजरमेंट है उसके हिसाब से उन सब में उनको रियायत दी गई। उसमें अलग अलग दोनों के लिए मानक तय किए गए हैं। जैसे जैसे लोग छटते जाएंगे वैसे वैसे उनको हम लोग ग्राउंड से एलिमिनेट करते जाएंगे और मुहर लगा दिया जाएगा ताकि डिस्प्लिकेशन कभी भी ना हो सके। और उनको अगर कोई आपत्ति है तो उसको लिखित रूप में वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन उनको स्पष्ट करना होगा कि आपत्ति विशेष जनरल आपत्ति नहीं चलेगी। आपको बहुत ही विशिष्ट तरीके से बताना होगा कि आपत्ति क्यों है और क्या है। जनरलाइज नहीं कि यहाँ पे सब कुछ फेयर नहीं है, इस तरह की किसी भी आपत्ति को हम लोग अलाउ एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर वो किसी विशेष चीज के बारे में बता रहे हैं तो उसको विशिष्टता से उनको बताने की आवश्यकता होगी। जो भी लोग होंगे छात्र छात्र, उनको प्रवेश 5 बजे के बाद ही मिलेगा सर, और 9 बजे तक प्रवेश करने की अनुमति होगी। 9 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अगर एंट्री करते समय कोई मैच नहीं हो रहा है या फिर उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, वो कुछ कागज पत्र नहीं लाए हैं, तब उसमें इसके लिए हम लोग विकल्प लगभग 2-3 दिन से खोले भी हुए हैं। वो अपना अभ्यर्था डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे हैं, लेकिन समय सीमा के अंदर ही उनको ये सारी प्रक्रिया, ये नहीं कि 9 बजे पहुँचे और बोले कि अब मैं लाया नहीं, तो अलाउ नहीं हम लोग कर सकते। अगर किसी का फेस मिसमैच हो रहा है वो हम लोग उसको अपीली का प्रावधान देंगे, वो अपील कर सकते हैं और वो तत्काल उसमें निर्णय लेके उनको अलाउ करेंगे और वो लास्ट राउंड में जो भी होगा। इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसको ध्यान में रखें। आरक्षण रोस्टर कोटा भी है क्या? सब कुछ है रोस्टर में ही तो कोटा किसी का पिछड़ा या सारा सब कुछ। कितने सीटों की है? कुछ अभ्यर्थियों का 99 में कितने सीटें आरक्षण में है? जितनी भी सीटें हैं उसकी आधे पद जो है वो आरक्षित होते हैं। उसमें आपका एक विशेष बात ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि लोग बोले कि किसी को फर्स्ट आना है, किसी को सेकंड आना है, थर्ड आना है। यहाँ पे आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से है कि आप अपना कितना बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप अकेले भागें चाहे 100 लोग के साथ भागें, आपका जो क्लॉक है, आपने जो क्लॉक किया है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद जितने लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनकी फिर फाइनल मेधा सूची बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन हमने सेलेक्ट कर लिया कि इनका हो गया, नहीं। ये 10 दिन जो है पूरे जिले का एक साथ समेकित होना है और जैसा आप बता रहे हैं रोस्टर बिंदु उसके लिए तय है। कोई ब्लॉक का इसमें वेटेज नहीं है कि इस ब्लॉक से 5 लोग को लेना ही है, लेकिन इस कैटेगरी से इतने लोग को लेना है, ये तय है। तो ये जो 10 दिन का हम लोग करेंगे कार्यक्रम सुरक्षित दिवसों के अतिरिक्त, इसमें जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जिन्होंने 5 का मिनिमम क्वालिफाई किया हो, 5 का मिनिमम क्वालिफाई किया हो, उन सबों के बीच में ही मेधा सूची बनेगी। उसमें भी कोई छटेंगे, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी छटेंगे, क्योंकि सीट्स हैं कम, अभ्यर्थी हैं ज्यादा, तो जो भी टॉप वाले होंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो प्रतिस्पर्धा वहां पे आएगी फाइनली। लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि हम इस ग्रुप में नहीं उस ग्रुप में दौड़ेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। आप किसी भी ग्रुप में दौड़िए, आपका जो टाइमिंग है वही है, यानी आप किस स्तर से प्रतिस्पर्धा है, किसी व्यक्ति विशेष से आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो भी समय सीमा तय की गई है दौड़ के लिए या अन्य चीजों के लिए, तो दौड़ मैंडेटरी इवेंट है और डिस्क्वालीफाइंग का सबसे बड़ा, डिस्क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वही होगा। इतने सारे लोग भागेंगे और उसी में सबसे ज्यादा समय लगना है, तो उसमें जितने लोग 1600 मीटर निर्धारित तय सीमा के अंदर क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो इंस्टेंटेनियसली उनको वापस कर दिया जाएगा और वो फर्दर किसी भी इवेंट में भाग नहीं लेंगे। उसके पश्चात विभिन्न जितने भी कार्यकलाप उसमें होंगे, सबका एक मानक तय, जैसे हाइट जो भी मिनिमम तय है उससे छोटा जो भी होगा वो वहीं पे छट जाएगा, उसको आगे
भाग लेने का कोई अवसर ही नहीं मिलने वाला। उसी तरीके से ऊंची कूद है, ऊंची कूद में बेयर मिनिमम 4 फीट जो है वो तय किया गया कि मिनिमम तो इतना आपको क्वालिफाई करने के लिए करना ही है। जो सिर्फ उतना ही क्वालिफाई कर पाएगा, 4 फीट क्वालिफाई कर गया, 4 फीट कूद गया, लेकिन 4 फीट 3 इंच जो अगला मानक है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको बेसिक मार्क्स मिलेगा, यानी 0, उसको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, उसको 0 मिलेगा, लेकिन वो अगला राउंड जो भी है लॉन्ग जंप या जो भी इवेंट होता है उसको करेगा। लेकिन जो 4 फीट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा वो वहीं छट जाएगा और वो फिर घर चले जाएंगे। 4 फीट ही सिर्फ क्वालिफाई करने वाले को 0 अंक मिलेगा। हो सकता है किसी और में वो अच्छा करे तो उसका रैंक अच्छा हो जाए, अदरवाइज उसका 0 ही कहलाएगा। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप में है, इसी प्रकार से शॉर्ट पुट में हर एक का मानक इन्होंने बताया कि मिनिमम कितना हमको फेंकना होगा क्वालिफाई करने के लिए। Those who don't qualify that line, they become disqualified and they return straight away. यही है। और मेरी अपेक्षा के लिए भी हाई जंप 4 फीट ही है, नहीं अलग है, उसके लिए 3 फीट कितना, 3 फीट है कुछ हर एक में लॉन्ग जंप कितना है? बता दिया, आप बताए नहीं अलग है। अच्छा आपको इसकी बताया। copy उपलब्ध करा दिया। तो बता दिए। इसमें सारा बता दिया है सर। इसमें अंक भी दिया हुआ है और सारा चीज आपको इसकी कॉपी हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे प्रेस वाले, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और यहाँ से भी कुछ कंटेंट। अच्छा हर एक व्यक्ति को, हर एक अभ्यर्थी को दौड़ को छोड़ने दौड़ का मैंडेटरी क्वालिफाइंग इवेंट है जिसमें मात्र आपको क्वालिफाई करना है, उसका कोई अंक आपको नहीं मिला। दौड़ का कोई अंक नहीं है लेकिन क्वालिफिकेशन है। बाकी सब में अंक निर्धारित है, बाकी सब में अंक आपको दिया जाएगा और उसके आधार पर मेधा सूची आपकी बनेगी। दौड़ क्योंकि क्वालिफाइंग नहीं है, क्वालिफाइंग है तो दौड़ को छोड़ने के बाद सभी इवेंट्स में 3-3 अवसर दिए जाएंगे। यानी अगर शॉर्ट पुट है तो बेस्ट ऑफ 3, लॉन्ग जंप है तो बेस्ट ऑफ 3, इस तरीके से। हाई जंप में अगर आपने एक लेवल को क्वालिफाई कर लिया है तो फिर अगला 4.3 में भी आपको अवसर दिया जाएगा, फिर से आप कूदिए। अगर वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको और बेहतर करने के लिए 4.6 दिया जाएगा, इस तरीके से, ताकि उसमें जो आपका बेस्ट हो उसको हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें। और उसके बाद 3 जंप करने के बाद भी 4-3 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम लोग मानेंगे कि आपका बेस्ट फिगर इज 4, वो 4 का 4 आ जाएगा और जो अंक उसमें मिलना है उस प्रकार से अंक मिलेगा। तो मेरी अपेक्षा है कि टाइम वाले चीज के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग बताएं लोगों के समय पे आ जाए, क्योंकि नौकरी का सवाल है, कष्ट होना है, होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन के लिए कष्ट करेंगे नौकरी बची रहेगी। अलग अलग प्रखंड के लिए अलग अलग दिन है। मानसी के लिए हम लोगों ने 1 मार्च रखा है, बेलदौर और अलौली के लिए 2 मार्च है, परबत्ता के लिए 3 मार्च है, 4 तारीख को हमने सुरक्षित दिन रखा है, 5 तारीख को गोगरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो 1 से लेकर 1,500 तक 5 तारीख को है, 7 तारीख को 1501 से लेकर 2,948 तक है, 8 तारीख को सुरक्षित दिन रखा गया है। चौथम के लिए 9 तारीख निर्धारित किया गया है। खगड़िया में फिर से 10 तारीख को 1 से लेकर 1,500 तक एवं 11 तारीख को 1,500 से लेकर 2,565 तक और शहरी के 40। सुरक्षित दिन 12/3 को रखा गया, 12 मार्च। तो मेरी अपेक्षा है कि हम लोग 11 तारीख तक यथासंभव इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करके जल्द से जल्द मेधा सूची जारी करके जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका हम लोग कुछ अभ्यर्थी का नाम सर एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में ऐड हो गया और कुछ का ये भी शिकायत है कि अभी जैसे डाउनलोड करता है एडमिट कार्ड तो बिना सीरियल नंबर का डाउनलोड नहीं होता। जैसे कुछ अभ्यर्थी यहाँ नहीं पहुँच सका है तो उनको सीरियल ही नहीं मिला। कल पहुंचवा दीजिए। तो जैसे कॉल कुछ का आता है हम लोग पास कि से हम वहाँ सब नहीं पहुँचे, कहीं और जगह है तो एडमिट कार्ड हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए रजिस्टर पर सीरियल नंबर है उसको किसी तरह से ओपन कर दिया जाए ताकि वो लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकता, क्योंकि उसके बिना वेबसाइट पर डाल दिया गया नहीं खुल रहा है। जैसे सहरसा का हम खोले थे सर तो निकल गया था, अपने जिला का नहीं निकल रहा है। हम खोले थे, चेक किए थे। नहीं आप चेक कर लें, तो चेक कर लें। हम लोगों ने इसको वेबसाइट पे डलवा दिया था कंप्यूटराइज करके, उसी में कभी कभी सर सर्वर का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी कोई और डाउनलोड कर लो भाई, अभी डाउनलोड कर लो, आप ही लोग में से डाउनलोड करके रख लीजिए, क्या दिक्कत है? गई है और जहाँ JNKT है उसमें भी आज शाम को चलिए धन्यवाद।